मित्रों, इस जयंती को अब की बार इस संगठन ने निर्णय लिया था जब 2 महीने पहले हमारी बैठक हुई थी और हमारे आदरणीय भाई साहब देवलाल जी, इससे पहले तो सारी तैयारी, लास्ट ईयर भी वो नहीं थे मौजूद, लेकिन तैयारी सारी वो करके गए थे। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा था, दुर्भाग्य से हमें छोड़ के चले गए थे। बाकी जयंती की तैयारी पूरी सारी उनकी कराई थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ये पहला फंक्शन है जो हमने रुपेश गुजर, सनोप सुप्राजी गुजर मंडी तहसील अपना सम्मान प्राप्त करें। उनके बाद राजकुमार गुजर सनोप लेखराज और अपना सम्मान प्राप्त करें। दिव्या गुजर, रंजीत सिंह जी, अंधेड़ भगरवाल बालिका ने 81.7% अंक प्राप्त किए। आप पांचों बालिकाएं मंच पर आ जाएं। इसी के साथ विज्ञान वर्ग के बालक हैं विक्रम गुजर, अंक प्राप्त किए, आप भी मंच पर आ जाएं। विशाल गंगाधर जी गोचर, लाखेरी तहसील के प्राप्त किए। विकास गुजर, धनजी गुजर, कोलास परावाणी, बोलिए देवनारायण भगवान जो अपना समय होता जा रहा है और अतिथि हमारे उद्बोधन देंगे, तो मैं इसी कड़ी में कहूँगा कि आप स्वागत। बोले श्री देवनारायण भगवान की। और उन सभी भामाशाहों का जिन्होंने इस उत्सव को अपना जो योगदान दिया है, तभी गांव प्रत्येक डाणी डाणी से ऐसे सभी भामाशाहों का माताएं, बहने, युवा भाई, प्यारे बच्चे, मैं तो होस्ट हूं और मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज अब हम जो बाहर से अतिथि आए, सामान्य काललाल जी, सामान्य विजय बैसला जी, सामान्य शकुंतला जी और सामान्य बेगम साहब, इतने बड़े बड़े लीडर, समाज के पथ प्रदर्शक हमारे बीच में आए, तो हम इनको सुनेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बूंदी जिले के गुर्जर समाज का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और इनके आग्रह के ऊपर आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर बूंदी जिले के गुर्जर समाज को अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पावन पर्व के दिन के ऊपर आप पधारे। आपका हृदय के ग्रंथल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। केवल 2 बात कहना चाहता हूं। सामान्य मैडम साहब, जिलाध्यक्ष जी सामान्य देवलाल जी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने 2 चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला। जब वो नए नए अध्यक्ष बने 2006 में, तो उन्होंने समाज में सबसे बड़ी कुरीति को मिटाने का काम किया। उनकी ये सब लोग, हून साहब और ये जो संस्था वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि इस नुक्ता प्रथा को बंद करो। अगर आप लोग नुक्ता प्रथा करोगे, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च होंगे, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। 100 नुक्ते होते हैं, उन 100 नुक्तों में से 90 लोगों की जमीन बिकती है, किसी की कम बिकती है और किसी की पूरी बिक जाती है, लेकिन 100 नुक्तों में से 90 नुक्तों में जरूर जमीन बिकती है। 1-2 साल उसके लिए सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, और बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बूंदी जिले का गुर्जर समाज का प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान में यह करके दिखाया कि अति पिछड़ा होते हुए भी नुक्ता प्रथा को बंद करके 1-2 साल में दिखाया। ये सब लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद में जब कर्नल साहब यहां पर शिक्षा की लौ को लेकर आए, 2007 के अंदर उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, खड़े हो जाओ, शिक्षित नहीं होगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बूंदी जिले का गुर्जर समाज कर्नल साहब के पीछे हो गया और शिक्षा के अंदर निरंतर काम करने लगा। आज ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
उस आंदोलन के बाद में निरंतर शिक्षा के ऊपर इस संस्था ने काम किया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 15-17 साल के कार्यकाल में इस गुर्जर छात्रावास जिला बूंदी हेडक्वार्टर से कम 2000 बच्चे सरकारी नौकरियों में निकले। आज भी 200 से 250 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती सरकारी नौकरियों की जिनमें 40 से 50, 30, 35 बच्चे इस हॉस्टल के सिलेक्ट नहीं होते। ये हमारे लिए, ये बच्चों का सिलेक्ट होना, ये जिले के लोगों के लिए, जिले के सब लोगों ने मिलकर जो इस समाज के लिए काम के लिए किया है, वो बड़े गर्व की बात है। मुझे आज भी याद है 15 साल पहले बच्चों और बच्चियों को मेडल देना शुरू किया था तो 60% कट ऑफ रखा था और उसमें 50 बच्चे बच्चियां भी नहीं आए थे। 60% में 13 बच्चे बच्चियां, 13, 60%। और आज बच्चियों में 80% कट ऑफ किया है बोर्ड के लिए, बच्चों में 85% कट ऑफ किया है बोर्ड के लिए। और आज 195 बच्चे 80-85 से ऊपर आए। 15 साल पहले 60 में भी 13 आए थे और इस बार 85 में भी 195 आए। तो आप सोच सकते हो कि इस शिक्षा की लौ को इन 15 सालों में इस बूंदी जिले के गुर्जर समाज ने कितना आगे बढ़ाया। हमको गर्व महसूस होता है कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। इसी प्रकार से जब भी हमारे बूंदी जिले के लोग, हमारे संस्था के लोग आप सब लोगों को याद करें, आप पधारें और इनको आशीर्वाद दें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बूंदी जिले के बच्चे और बच्चियों में वो दम है कि वो आने वाले समय में राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में गुर्जर समाज का नाम रोशन करेंगे। अब क्योंकि अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन मेहमानों की बात को सुनेंगे। बस एक है, आप हमारे गृह मंत्री हैं, सबके गृह मंत्री आप हैं, सबके गृह मंत्री आप। आपके विभाग की बूंदी जिले में, कोटा जिले में थोड़ा आपके समाज में विशेष कृपा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ खड़े करो, मंत्री जी को बताओ। ठीक है, कुछ नहीं, बस इशारों में रिक्वेस्ट कर दिया, बाकी बॉस बैठे अपने आप देख लेंगे। थोड़ा सा आप इशारा कर देना कि जो प्रेम की निगाहें हैं उनको थोड़ी थोड़ी ठंडी कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी प्रणाम। जैसे अशोक जी भाई साहब बता रहे थे, ये हॉस्टल, ये पढ़ाई का अंतर तंत्र कैसे बना, संघर्ष के बाद में जो लॉ जली उसके बाद ये बना। तो मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज देवनारायण जयंती भी है, हम संघर्ष के पुजारी भी हैं, हम एक बार अपने शहीदों को याद कर ले तो कैसा है। तो हम सब अपने अपने स्थान पर थोड़ी सी देर के लिए खड़े हो जाएं, नमन करें। ओम विराजिए। कल बस इतने बहुत है। कल जब मैं जोधपुर गया तो सहयोग से अशोक जी भाई साहब भी उसी समय घुसे जिस समय मैं घुसा। ये बहुत बड़ी बात है और देव जी का धन्यवाद। और फिर जब मैं भाषण देने लगा तो मैं वीडियो देखे भाई साहब उसके बाद में, तो मैंने जब मैं मंच पे चढ़ा, अरे सुन तो लो, मजे आएंगे तुमको यार। हर चीज सीरियस नहीं होनी चाहिए दुनिया में। जब मैं मंच पे मैंने कहा कि मैं तो 2.5 टप्पे ही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो भसड़ हो जाएगी, तो मैंने बाद में वीडियो में देखा कि हंस रहे थे। तो मैं भी 2.5 टप्पे की बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। कल किसी ने अखबार पढ़ा, दैनिक भास्कर, कल दैनिक भास्कर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया साहब। उसमें लिखा था कि देवनारायण योजना जो इतने सालों से चलती आ रही है उससे समाज को मिला क्या। तो आप समझिए क्या मिला, और ये सब आप सबके संघर्ष से और बच्चों की पढ़ाई से मिला है। मैं आपको गिना देता हूं 2-4 चीजें एक साथ। जब स्कूटी योजना चालू हुई देवनारायण योजना में, तो 500 स्कूटियां देनी थी साहब, 200 एप्लीकेशन आए और कट ऑफ थी 58%। बड़ी मुश्किल से 500 एप्लीकेशन कराने पड़े दौड़ दाड़ करके। आज की तारीख में 1500 स्कूटियां बढ़ती हैं, 18,000 एप्लीकेशन आते हैं लड़कियों के।
और कट ऑफ जाती है 85%। 58% से 85% हमारे समाज की लड़कियों ने प्रोग्रेस किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई इतना संघर्ष हम करते, पता तो चले मिला क्या। अब आप ये समझिए कि 18,000 लड़कियां जब अप्लाई करती हैं तो 18,000 इनकी शादियां भी होंगी कभी ना कभी। तो 18,000 लड़कियां पढ़ी लिखी मां बनेंगी, जो कर्नल साहब का सपना था। और ये 18,000 लड़कियां 36,000 घरों को ठीक करेंगी। 18,000 तो खुद का घर और 18,000 जिस घर में वो शादी करके जाएंगे। इसको कहते हैं विजन, दूर की सोच। जब तक आप सोच लंबी नहीं लगाओगे तो दौड़ कहां पाओगे। आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले सालों में अभी तक 22 लाख एमबीसी समाज के बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल चुकी है। 22 लाख। आप समझिए इसका मतलब क्या है कि 22 लाख बच्चे ऐसे जिनके घर में पैसे नहीं थे, जो पढ़ना चाहते थे, उनको सामर्थ्य मिला पढ़ने का, वो आगे बढ़ने का। अभी शकुंतला जी बता रही थी कि गांव के एक व्यक्ति से बात हो रही थी, गांव का गुजर, उसका बच्चा आईआईटी में है, आईआईटी में, और वो व्यक्ति दूध का धंधा करता है। आप समझिए हम कहां से कहां पहुंच गए। आपको बताते हुए हमें खुशी है कि देवनारायण योजना की बात कर रहे थे थोड़ी देर। आज की तारीख में आपके 82 छात्रावास है पूरे राजस्थान में, 82 देवनारायण योजना के, और 32 तो स्कूल हैं रिहायशी, लड़के और लड़कियों के अलग अलग 32 पूरे राजस्थान में, जहां पर बच्चे छठी क्लास में एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं 5 जगह तो आईटीआई खोल रखी है, 1 डेयरी खोल रखी है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे रुक ही नहीं रहे, कह रहे कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे लेना है और आगे बढ़ना। ये आपकी बात, ये तो हो गई देवनारायण योजना की बात। लेकिन इससे मिलेगा क्या? मेरे को एक शिकायत है हर एक लड़की के माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। हाथ जोड़ बोलो तो मैं सर नीचे करके लेट करके निवेदन कर लूं आपसे कि बच्चियों को पढ़ा लो, और पढ़ाने के बाद कुछ बनने दो, शादी मत करो, कुछ बनने तो दो। लड़की ने 12वीं करी, हमने ब्याह कर दिया। कोई लॉजिक है? अरे 12वीं करने दो, कॉलेज करने दो, आगे बढ़ने दो। देखो कलेक्टर बना करके तो आने, तो हमारी लड़की कलेक्टर बन क्यों नहीं रही? क्योंकि जो जिसमें प्रतिभा है उसकी तो आप शादी कर दे। सच्चाई कह रहा हूं साहब। तो इस पे आप थोड़ा सा निवेदन है मेरा, आप इस पे काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, 2000 आपने बताए, अमेजिंग। और जवाहर जी यहाँ पर, देवा जी जितना मेरे को ध्यान है, सुबह सुबह आकर के क्लास लगाया करते थे सबकी। क्यों लगती कि नहीं लगती थी? याद रखना, जो दम सोटे में है ना, वो प्यार की पूरी में नहीं है। प्यार की पूरी तो हजम हो जाती है, सोटा याद रहता है। चाहे वो सरकारें हो, चाहे समाज हो, सोटा पढ़ना जरूरी है। लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हम वो बातें करेंगे जो सार्थक है, अच्छी है। मैं हर जगह एक बात और करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं। जहां भी मैं जाता हूं सब कहते हैं आंदोलन करो, आंदोलन करो, ये नहीं मिल रहा आंदोलन करो, मेरी नौकरी नहीं मिल रही आंदोलन करो। भाई साहब ऐसे नहीं होते हैं। आज 5% आरक्षण आपको मिला हुआ है। आप आंदोलन मत करो, पढ़ लो, नौकरी ले लो, बाकी हम देख लेंगे। हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। आप इतना पढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि आपके माँ बाप आपको देख करके गर्व से उनकी छाती फूले। और जो गांव के लोग आए हैं उनसे मेरी एक निवेदन भी है, इल्तिजा भी है कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाओ। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं दादा कि आप जब 70 साल के हो और आपका बेटा आपके घर में ही बैठा हो, तो आप अपनी रोटी भी कमाओ, बेटे की रोटी भी कमाओ,
बहू की रोटी भी कमाओ और उसके बच्चों की रोटी भी कमाओ। अरे कब काम करना बंद करोगे यार? अपने बेटों को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि वो आपका सहारा बने, आप उनका सहारा ना बने। कि मेरा काम हो गया, कम से कम वो सोच तो रहा है सैल्यूट लेने में और देने में फर्क क्या है। और जब इस बच्चे को ये फर्क समझ में आता है, फिर वो गांव में जाकर के पूछता है कि मैं सैल्यूट लेने वाला कैसे बनूं, तो उसको बताने वाला कोई नहीं होता। ये हमारी विडंबना है साहब। इसलिए जो ये संगठन हम बनाएंगे या ये झंडा हम बनाएंगे, हम गांव-गांव, तहसील शाखाएं या मीटिंग्स हर संडे लगाएंगे साहब। वहां पर बच्चों को भी बताएंगे कि भैया ये नौकरी आने वाली है, इसमें अप्लाई कर लो, कुछ आगे बढ़ लो। हम अपनी तरफ से पूरा काम करेंगे। और ये केवल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का काम नहीं है, गांव के, समाज के हर व्यक्ति का काम है। क्योंकि संगठन में ताकत है। बच्चे तो तुम्हारे आगे तभी बढ़ेंगे ना जब तुम उनको बढ़ाओगे। बढ़ाने की जरूरत है। शायद ज्यादा हो गया। आदरणीय देवलाल जी गुर्जर साहब को 1996-97 के वो दिन, शायद अशोक जी जब छोटे से होंगे, मुझे ध्यान है। परिस्थितियां विपरीत थी। स्वर्गीय जगत सिंह जी दाइमा साहब और मैं कहीं बैठे थे। उस समय सूचना गई उनके पास कि हाड़ौती के शेर देवलाल जी पर कहीं कोई आपत्ति है। शायद मुझे ध्यान हो तो समय। आज जगत सिंह दाइमा साहब नहीं है। उन्होंने कहा दल, पार्टियां ये अलग, लेकिन हमारा जो खून का रिश्ता है, उस खून के रिश्ते की रक्षा के लिए मैं बूंदी जाऊंगा, हिंडौली जाऊंगा और मेरे पर जो बन पड़ेगा उसके बाद रूबरू परिचय हुआ। आंदोलन के दिनों में हम साथ भी रहे। आज हमारे बीच में वो नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग उनके द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य हैं उनका अनुसरण करके उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। भगवान देवनारायण जी ने सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, बुराइयों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, अच्छाइयों को आत्मसात करके समाज का कैसे विकास किया जा सकता है। हम पशुपालक कौम के लोग, कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग, उनके बीच में मां साड़ों के कमल के फूल से जिनका प्रकाट्य हो, और उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम से लेकर जहां जहां अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करके अच्छे समाज सेवक और अच्छे उपचारक के रूप में पहचान बनाई हो। आज मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस तरह के जो आयोजन है, इन आयोजनों से सामाजिक परिवर्तन के तहत वैचारिक क्रांति ला करके वर्तमान युग में अपने आप को स्थापित करने की योजनाओं पर चर्चा होनी है। आज युग है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर अपनी राज में हिस्सेदारी लेकर इस शासन और सत्ता को चलाने वाले लोगों में समाहित करने का काम करें। आज समय है कि पढ़ लिखकर आईएएस, आईपीएस, आरएएस, तहसीलदार, जिनकी कलम में ताकत है, उन पदों पर पहुंचाकर सर्व समाज को साथ लेकर अपने समाज को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का संकल्प।
मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि बूंदी के छात्रावास के सभी संचालकों का साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आरक्षण आंदोलन की चिंगारी से शिक्षा की ज्वाला जलाने का संकल्प लिया। और आज मुझे गर्व हुआ जब आपके मुख से मैंने सुना कि 2000 से ज्यादा लोग सरकारी सेवा में इस छात्रावास से। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था कि हमारा समाज धार्मिक है, सनातन प्रेमी है, संत गौ और ब्राह्मण की सेवा का संकल्प लेकर के चलता है। हमारे जितने भी भगवान देवनारायण के, राधा जी के, बिहारी जी के, जगदीश जी के जहां भी मंदिर है, जहां पूजा होती है, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर वहां के संचालकों से मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं तय करते हैं। ये पुरातन समय की परंपरा है, लेकिन समय बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लंबे संघर्ष के बाद देवनारायण योजना और उसमें आवासीय विद्यालयों की जो श्रृंखला सरकारों ने चालू की है, मेरा आपसे आग्रह है कि जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल और बड़े बड़े आवागमन है, वहां सब जगह आवासीय विद्यालय क्रमबद्ध तरीके से खुल जाएंगे तो हमारी छात्रों की, छात्राओं का भविष्य खुल जाएगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। उसकी शुरुआत जगदीश जी से उन्होंने कर दी। हम 3 दिन पहले जब केवरी जगदीश जी में गए, वहां उन्होंने आवासीय विद्यालय की घोषणा कर दी। और कल जब मैं आसीन गया, कालूलाल जी मौजूद थे, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी ने वहां भी एक छात्र आवासीय विद्यालय की घोषणा करके उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम। सरकार ये रही ओछा में हूं, सरकार सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है। आपने कहा मैं गृह मंत्री हूं, और बैसला जी ने कहा मैं घर का भी मंत्री हूं। ये दोनों ही बात सत्य है। मैं गृह मंत्री भी हूं और आपके घर का मंत्री भी हूं। आप लोग अपनापन स्वीकार करते हो, इसीलिए आपने एक आवाज मुझे दी कि आपको बूंदी की धरती पर आना है। और मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान देवनारायण से, कि देवनारायण जी, मैं बूंदी के उन वीरों के चरण कमलों की धूल को माथे से लगाने के लिए चलता हूं, जिन लोगों ने हर परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करके समाजों को संदेश देने का काम किया है। आज अनुकूल समय है, और इस अनुकूल समय में अपने सामाजिक उत्थान की बात हमको और आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। आप सब युवा साथियों को मुझे खुशी है, आज जो जितनी यहां संख्या है उसमें 70% युवा साथी बैठे, 70% युवा साथी बैठे हैं। मैं युवा साथियों से और माताओं बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में योजनाबद्ध तरीके से नशे का प्रचलन बढ़ाया जा रहा है। नशे का प्रचलन, आपको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज दूध दही की नदियां जिनके घरों में बहती, जिस समाज के लोग इस प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में 70-75% की हिस्सेदारी हुआ करते, उस समाज के लोग यदि नशा माफियाओं के हाथों के चंगुल में आकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिशाहीन कर देंगी तो समाज कमजोर हो जाएगा। और जिस दिन गुजर कमजोर हो जाएगा उस दिन राजस्थान कमजोर हो जाएगा, और राजस्थान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। आज देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें युवा साथियों को सरसब्ज करने का काम करती हैं। हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसका भी चिंतन करना चाहिए। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं, हमारे जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वो सामाजिक संगठन दहेज प्रथा की बात करें, मृत्यु भोज रोकने की बात करें, एकता की बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है,
कंप्यूटर भी यहाँ लगा हुआ होगा निश्चित रूप से। यहाँ उस ऑफिस को संचालित करिए कि गुजरों के गांवों में कौन कौन लोग ऐसे वंचित रह गए हैं जिनको किसान समृद्धि नहीं मिल रही है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनको वजीफा नहीं मिल रहा है, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको चिन्हित करके सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने का संकल्प भी ऐसे मौके पर आपको लेना चाहिए। आज जन्म से लेकर व्यक्ति जब तक सांस पूरी करता है तब तक भारत सरकार और राजस्थान की सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके आपको और हमको समृद्ध बनाने का काम करते हैं। बच्चा जन्म लेता है उसको भी पैसे देते हैं, वो 12वीं तक पढ़े उसके लिए भी पैसे देते हैं, गर्भवती महिला के लिए भी घी मिलता है, गर्भवती महिला के लिए पैसे मिलते हैं, वह व्यक्ति स्कूल में बच्चा जाए उसको किताब फ्री मिलती है, हमारा बेरोजगार है उसको वजीफा मिलता है, हमारा व्यक्ति कहीं कोई मजदूरी करता है उसकी बेटी की शादी करने के लिए पैसे मिलते हैं, हमारा व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ते की बात उसको होती है, रोजगार सृजन की बात की जाती है, मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास में मकान दिया जाता है, उनको मकान दिलाने का काम करें। और जो लोग पशुपालक हैं उनको पशुपालन की योजनाओं में लेकर उसके धंधे के लिए बात करें, गोपाल कार्ड बना करके 1 लाख रुपए तक का ऋण फ्री देने की बात करें। जिसके पास पशु नहीं है वो खरीद करके कम से कम जीविकोपार्जन तो कर सकते। मैं आह्वान करूंगा मंच कि इस तरह की एक शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का छात्रावास का संचालन जिस तरह से होता है आप इसका काम भी प्राथमिकता से करेंगे और बूंदी जिला इसके लिए मॉडल बने। कालूलाल जी, सभी जिलाध्यक्षों से आप भी आग्रह करें, हमारा व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी है तो वो अटल सेवा केंद्र पर और ई मित्र पर हाथ फैलाने के लिए नहीं जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है वो व्यक्ति के जाकर उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। मैं आज एक बात और कह के जा रहा हूं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे प्रेम करे कोई दुश्मनी करे, आपसे प्रेम करने के लिए मैं बैठा हूं ना, ये मंच बैठा है ना, ये सारा मंच बैठा है। ये प्रेम का रिश्ता अनवरत रूप से चले, क्योंकि मेरी रगों में भी आपका ही खून है और मेरी रगों में आपका खून है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि खून धोखा नहीं दे सकता, सामने लड़के टूट सकता है लेकिन धोखा देने वाला खून नहीं है। मैंने तो आरक्षण आंदोलन में 80-80 साल की महिलाओं को लाठी से फिरकैयां मारते हुए देखा है सड़कों पर। आप उस भूमि के लोग हो और मैं आमंत्रित करता हूं हड़ौती के सभी लोगों को, आप कभी भी पधारिए भाई, सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन मैं, और वो मुझे मकान भी वही मिल गया जो इनको था, अब मैं क्या पहले मुझे मकान दिया जिसमें शकुंतला जी रहती थी। मैं शकुंतला जी के घर गया तो इन्होंने कहा मैं तो इसमें से कुछ खोल भी नहीं रही, तुम आ रहे हो तो तुम उपयोग कर लेना। मैंने कहा साहब आदमी, मेरी आदत ऐसी है चौपाल बनाने की, इसमें तुम्हारे यहाँ जगह कम सी लग रही है मुझे। अब तुम तो महिला नेता थी, हमारी सबकी नेता पिछली सरकार में रही तो सबकी भावना थी। अब महिला जब नेता होती है तो आदमी दरवाजे में डर के घुसता है थोड़ा सा, पर इनका स्वभाव बड़ा मृदु है। ये काफी लोगों को उस समय सम्मान देती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा साहब कोई ऐसा मकान दे दो जिसमें चौपाल इकट्ठी हो जाए, तो ढूंढ डांड के पाया तो अशोक जी वाला मकान मुझे दे दिया। तो कुल मिलाकर के आप पधारिए, कभी भी आइए, किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी भाई को हो मुझे बताइए, टेलीफोन पे बताइए, मिलकर के बताइए। मैं ईश्वर से, भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूं
कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप बूंदी में सपना देखें और सुबह हम उसको पूरा कर दें, यही संकल्प लेकर के हम जाएं। भगवान देवनारायण जी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी फीता काटने के लिए मैं ही आऊंगा, आप चिंता मत करें। धन्यवाद। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी। राम राम साहब। पर आए हैं, समाज को उत्थान और शिक्षा के लिए प्रेरित किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें प्रकाशोत्सव पर मैं सभी देव भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये ऐसे अवसर होते हैं जहां देव भक्त इकट्ठे होकर के अपने सामाजिक विकास और आने वाली पीढ़ियों की प्रगति कैसे हो, उस पर चर्चा की जाती है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एमबीसी वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे कन्या आवासीय छात्रावास हों, चाहे स्कूली शिक्षा की व्यवस्थाएं हों, चाहे इनके उत्थान के लिए पशुपालकों के लिए व्यवस्थाएं हों, सबको मुक्त कंठ से इनका सहयोग करने का संकल्प लेते हुए योजनाएं बना करके धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं सभी भाइयों को आह्वान करना चाहूँगा कि सामाजिक विकास के रास्ते में शिक्षा को ग्रहण करते हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाते हुए सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं। मैं पुनः भगवान देवनारायण जी की प्रकाशोत्सव की सबको शुभकामनाएं और बधाई। राजस्थान में नफरी की कमी है, इसको लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हम सभी विभागों में भर्तियां निकाल रहे हैं। पुलिस में नफरी की कमी है, जगह जगह से डिमांड्स हमने मांगी हैं और जो डिमांड्स जहाँ से आई हैं उनको पुलिस महानिदेशक सरकार को भेजेंगे। निश्चित रूप से हम उन पदों पर भर्तियां निकालेंगे। साइबर ठगी का मामला भी लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आपने देख लिया ना, मेरे यहाँ 18% था, पूरे देश को उसको धराशायी करके 3% पर ला दिया। साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। संगठित अपराध करने वाले लोग यहाँ से प्रदेश छोड़ करके भागे हैं। महिला अपराधों में कमी आई है, दलित अपराधों में कमी आई है और राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश की ओर बढ़ चला है। भाई साहब, दिल्ली में आज चुनाव है, परिणाम का इंतजार है। दिल्ली की जनता ने निर्णय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। नाराज